भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी नाम के दो दोस्त आईआईटी बॉम्बे में पढ़ा करते थे। दोनों हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप पर हो रहा हर प्रोग्राम अटेंड करते और सोचते कि एक दिन वह भी एंटरप्रेन्योर बनेंगे और बिजनेसमैन बनेंगे। वाह, आज का एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना है। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें कोई एक ऐसा काम शुरू करना होगा जो आसान हो और हम उसे जल्द स्केल कर पाए। हाँ, मैंने देखा है कि लोग अक्सर ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं और इसकी नीड भी बहुत है। हम इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। हाँ, ट्रैवल एजेंसी का काम तो ठीक है, पर हमें अभी शुरुआत करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। भावेश अग्रवाल की नौकरी माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च टीम में लग जाती है और वह आईआईटी बॉम्बे से अपनी बीटेक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ही काम करने लग जाता है। कुछ दिन बाद भावेश छुट्टी में घर आता है। भावेश घर आकर यह ट्रैवलिंग एजेंसी का प्लान अपने पिता से डिस्कस करता है। पापा, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी खुद की एक ट्रैवल एजेंसी शुरू करूँ। मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन करना चाहता हूँ। यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी जॉब बहुत अच्छी कंपनी में लगी है। तुम्हारी प्लेसमेंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में हुई है और तुम्हें 2 साल होने वाले हैं। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नहीं पापा, ज़्यादातर लोग इस दुनिया में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, जिस दौरान उन्हें कई सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है। इन समस्याओं को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ अपने स्टार्टअप के द्वारा। मैं समझता हूँ, यदि जॉब में ग्रोथ मिलती रहे तभी जॉब में मन लगा रहता है। मुझे लगता है यदि तुम्हें कुछ ग्रोथ चाहिए तो तुम्हें एमबीए कर लेना चाहिए। तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा जॉब एक्सपीरियंस भी है ही। नहीं पापा, मैं बस अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ और अगर मैं असफल भी होता हूँ तो जॉब का एक्सपीरियंस तो मेरे पास है ही। मैं फिर जॉब पा सकता हूँ, लेकिन अगर यह समय निकल गया तो दोबारा नहीं आ पाएगा। आखिर तुम्हें ट्रैवल एजेंसी का एक्सपीरियंस ही कितना है? बिजनेस उसे करना चाहिए जिसे उस फील्ड के बारे में पता हो। भावेश समझ जाता है और मन ही मन सोचता है कि यदि काम करना शुरू करूंगा तभी मैं एक्सपीरियंस गेन कर पाऊंगा। उसे रदरफोर्ड का फेमस कोट ध्यान में आता है, एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगिनर। अब भावेश अपनी गट फीलिंग पर विश्वास कर उस जॉब को छोड़ देता है। भावेश अपने ऑफिसर इंचार्ज को फोन लगाता है और उन्हें अपने रिजाइन के बारे में इन्फॉर्म करता है। जॉब छोड़ने के बाद भावेश अग्रवाल अपनी वेबसाइट olatrip.com शुरू करता है ताकि लोग उसकी वेबसाइट पर जाकर अपने ट्रैवल के लिए टिकट बुक कर सकें। इस वेबसाइट पर लोग विजिट नहीं करते थे और यह शुरुआत के दिन भावेश अग्रवाल के लिए बहुत कठिन भरे रहे थे। उनकी जीवन में 2 घटनाएं ऐसी घटी जिसने उनकी सोच पूरी तरह से बदल कर रख दी। पहले जब भावेश दौड़ दौड़ कर अपने क्लाइंट्स को हॉलिडे पैकेज बेचने में लगा हुआ था, तब एक बार अपने क्लाइंट्स से बातचीत करते समय उसके क्लाइंट्स ने उसको एक ऐसी बात कही जो उसके दिमाग में घर कर गई। नैनीताल जाना है यार, गाड़ी दिला दे। दूसरी घटना तब की है जब भावेश को बेंगलोर से बांदीपुर जाना था, तो उसने एक कैब ड्राइवर से कैब बुक की। आपको कहाँ जाना है साहब? मुझे तो बेंगलोर से बांदीपुर जाना है। कितना भाड़ा लगेगा? 4,500 लगेगा साहब। ठीक है, चलो जल्दी पहुंचा दो मुझे। बेंगलोर से बांदीपुर के रास्ते में ड्राइवर बीच सुनसान इलाके में कैब को रोक देता है और भावेश से कहता है कि अब वह आगे नहीं जाएगा। वह अब और आगे जाने के लिए 1.5 गुना किराया मांगने लगता है,
तो भावेश उसे कुछ भी एक्स्ट्रा देने के लिए मना कर देता है। ड्राइवर के न मानने पर भावेश को वहीं उतरना पड़ता है और पैदल घर जाना पड़ता है। अब भावेश को रियलाइज होता है कि लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए ओला ट्रिप या उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत है तो बस एक गाड़ी की। फिर क्या था, भावेश मुंबई आ गया और अपने दोस्त अंकित भाटी के साथ तुरंत ओला कैब शुरू की। जब भी कोई कस्टमर उनकी वेबसाइट olacabs.com से कैब बुक करता तो भावेश खुद कॉल करके ड्राइवर को लोकेशन पर पहुंचने की जानकारी देता था। शुरू में यह काम बहुत ही मैनुअल था और अधिकतर काम भावेश को खुद ही करना पड़ता था। ऑनलाइन कैब्स प्रोवाइड करने के 7 से 8 महीने में ही यह न्यूज़ फैल गई कि ओला कैब्स करके कोई नया स्टार्टअप आया है जो कि लोगों की एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हुआ है। आज भी इंडिया में केवल 5% भारतीयों के पास कार है और जो अफोर्ड कर भी रहे हैं उनके लिए पार्किंग और फ्यूल जैसी चीज़ें एक डेली स्ट्रगल बन चुकी है। इस कारण से यहाँ टैक्सी सर्विस का मार्केट काफी तेजी से बढ़ा। भावेश अग्रवाल ने अंकित भाटी को बोला कि तू कोडिंग पर लग जा। मैं सोचता हूँ आजू बाजू के टैक्सी वालों को पकड़ कर लाता हूँ, उनकी फोटो खींचता हूँ, उनके आईडी कार्ड बनाता हूँ, इसको मार्केट करता हूँ, लो प्राइस मॉडल पर लेके आता हूँ। शुरू में सारे काम यह खुद से ही करते थे। मजे की बात यह है कि भावेश ने आज तक अपनी गाड़ी नहीं खरीदी है। अंकित 48 से 72 घंटे तक लगातार कोडिंग किया करता था। 2012 के मिड में ओला ने जब अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया तो लोगों के बीच उसका वर्ड ऑफ माउथ पहुंचते ही इन्वेस्टर को उसमें एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगी। फाउंडर कुणाल बहल ओला के एक एंजल इन्वेस्टर बने। फिर शादी.com के इन्वेस्टर अनुपम मित्तल ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करी और फिर 2012 के एंड तक बड़े बड़े इन्वेस्टर से ओला को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में फंडिंग मिलना स्टार्ट हो गई। ओला के स्टार्टिंग में सही तरह के ड्राइवर और कार्स को ढूंढने के लिए भावेश को कई जगह भटकना पड़ता था। कभी कभी ड्राइवर्स अवेलेबल न होने पर उसे खुद पिकअप करने जाना पड़ता था। आज ओला के प्लेटफॉर्म पर लगभग 25 लाख कारें और 2 करोड़ कस्टमर के करीब हैं, लेकिन इसके बावजूद इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के बावजूद भावेश ने अपनी खुद की कोई गाड़ी नहीं खरीद रखी है। वह एक कस्टमर की तरह दिन में 2 से 4 बार ओला की राइड्स लेते हैं और फीडबैक आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि उनको अपनी कंपनी को खुद एनालाइज करने में आसानी हो। एक छोटे से कमरे से शुरू किए गए स्टार्टअप को आज पूरी दुनिया में एग्जीक्यूट कर देना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम है। भावेश अग्रवाल ने अपनी हिम्मत और अपनी गट फीलिंग्स की सुनते हुए अपने आप पर विश्वास रखा, जिसके कारण ही उन्होंने आज इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। आज ओला की टक्कर की दूसरी कोई कंपनी मार्केट में नहीं है। अगर कोई है तो वह दूसरे नंबर पर उबर है। ओला का मार्केट शेयर लगभग 56.2% है, जबकि उबर का मार्केट शेयर 39.4% है और उबर दूसरे नंबर पर है। इस तरीके से ओला की सफलता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यदि कोई भी अपने आइडियाज़ पर विश्वास करे और काम करे तो वह भी सफल हो सकता है।